आमदार, भारत देशातून आलेल्या राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे विविध पदाधिकारी या सर्वांचं आमदार डॉक्टर विश्वजित कदम यांच्या वाढलेल्या सांगली जिल्हा त्याचबरोबर संपूर्ण देशभराचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. चला लाइन सोन्यासारखाच 24 कॅरेटचा विकासाचा सोनेरी मार्ग प्रत्येकाच्या प्रत्येक सोन सकाळी जिथं सोन्यापेक्षाही मौल्यवान असतो अशा या भूमीतल्या मान्यवर स्तरावर या ठिकाणी आव्हान आहे. कार्यकर्ते उभे राहिलेले आहेत. प्लीज ज्या ज्या ठिकाणी जागा रिकामी आहे त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी स्थानापन्न व्हा. मुख्य मंचावरती कृपया मान्यवर यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही गर्दी करू नका. काँग्रेस पक्षाची शिस्त आजच्याही कार्यक्रमात तुम्हाला या ठिकाणी दाखवून द्यायची आहे. पुन्हा एकदा हातात हात साठी जिल्ह्यातून देशभरातून प्रत्येक व्यक्ती आज कडेगाव नगरीमध्ये एकवटलेला आहे. पदकरावजी कदम साहेब यांच्या समाजकारणाचा आरसा घेऊन बाळासाहेब राजकीय पटलावरती माननीय आमदार डॉक्टर विश्वजित कदम साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हृदयापासून हार्दिक स्वागत आहे. जे नेतृत्व आपल्या सर्वांचं डॉक्टर बाळासाहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण याकडे उपस्थित आहोत. मंचावरील कन्हैया कुमार बाळासाहेबांना शुभेच्छा देत आहोत. भैया मागे सर, खाली सर. माजी राज्यमंत्री या अखिल भारतीय एनएसयूचे प्रभारी अध्यक्ष मंचावर उपस्थित असणार, त्याचबरोबर माजी राज्यमंत्री राजस्थान अशोक चांदना, त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांना पाठवून या ठिकाणी निवडून आले ते भुवन कापरी साहेब, त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असणारे मध्य प्रदेश युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भुरिया, संजय जगताप यांच्या सर्व सगळ्यांच्या वती आहोत. याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज माननीय आमदार जिशेश मुंडे यांच्या शुभ हस्ते त्या मंचावरती त्यांचा सन्मान या ठिकाणी उभं आपण हा सन्मान या ठिकाणी स्वीकारायचा. गरजूंना अन्नधान्य वाटप करण्याचा उपक्रम चोहीकडे राबविला. आहे त्यांच्या वतीनं प्रातिनिधिक स्वरूपात मनोगत व्यक्त करण्यासाठी उपस्थित होता. नदी तीरावरती तालुक्यातील अनेक गावे पाण्याखाली गेली.
सरकारचं जजमेंट चुकलं. भिलवडीसारख्या ठिकाणी 5,000 लोक, मी सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, 5,000 लोक भिलवडीमध्ये गावात अडकलेली होती. अशा वेळेला आमच्या इथे एक सेकंडरी स्कूल म्हणून हायस्कूल आहे, त्या ठिकाणी म्हणजे भिलवडीच्या पलीकडच्या बाजूला आहे, त्या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यातली सगळे नेते मंडळी उपस्थित होते. त्या 5,000 जात सहजतेने राष्ट्रीय स्तरावर लीला वावरणारे आपण अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध अशा हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे पदवीधर गुरु म्हणून कार्यरत असणारे आपण आज या पलूस कडेगाव तालुक्याचे आमदार आहात. याचा इथल्या सोबत तुझ्या महाराज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आज बाबा साहेब को दुआएं देने के लिए आए हैं, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। हम सबको इधर आमंत्रित किया और उनके जन्मदिन पे साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सांगली जिले के वेस्टर्न महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, नौकरी करके बिजनेस करके मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत कश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वक्त बहुत कम है और हमको बहुत दूर जाना है, इसलिए जो हमारा सम्मानित मंच है, इस सम्मानित मंच को मैं इकट्ठे प्रणाम करता हूं और बिना किसी औपचारिकता के सीधे आपसे 2-4 बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी विश्वजीत कदम जी का कि आपने आज हमको उस इलाके से परिचित कराया है जिस इलाके के बारे में कहा जाता था कि इस एरिया का भाग्य खराब है, लेकिन इस इलाके के लोगों ने न सिर्फ इस कहावत को बदल दिया, बल्कि आपके परिवार की मेहनत ने इस इलाके की तस्वीर बदल दी, सूरत बदल दी, सीरत बदल दी। तो ये जो बेहतरीन मुलाकात है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस मौके पर जब आपका जन्मदिन है, तो इस मंच से मैं सबसे पहले आपके पूजनीय पिताजी को और आपके दिवंगत बड़े भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मंच पर मौजूद हैं आपके ताऊ जी, जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र राज्य में सबसे पुराने कार्यकर्ता और नेता में से एक हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और सामने बैठी हुई हैं आपकी आदरणीय माता जी, मराठी में ताई बोलते हैं, आई बोलते हैं, और आपकी धर्मपत्नी, आपके परिवार के तमाम सदस्य हम। तो जिसने आपको जन्म दिया, जिससे आपका खून का रिश्ता होता है, सिर्फ वही आपका परिवार नहीं होता है, पूरा सांगली जिला, पूरा महाराष्ट्र आपका परिवार है। तो महाराष्ट्र की इस महान भूमि को, जो भूमि है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, महात्मा फूले की, साहू जी महाराज की, संभाजी महाराज की, अन्ना भाऊ साठे की, तुकाराम की, संत गाडगे जी महाराज की, क्रांतियों की भूमि, सामाजिक आंदोलनों की इस भूमि को भी मैं नमन करता हूं। और अभी आपके तमाम पुराने मित्र जो हैं, आपके राजनीतिक जीवन के बारे में अपना अनुभव साझा कर रहे थे। अभी हाल ही में मैंने एक टीवी पर एक इंटरव्यू दिया, तो पत्रकार ने चुटकी लेते हुए मुझसे पूछा कि राजनीति में आपके दोस्त कौन हैं? हमने कहा राजनीति में दोस्त नहीं बनते, दुश्मन बनते हैं। राजनीति में दोस्त नहीं बनते, दुश्मन बनते हैं। राजनीति में मेहनत करके दोस्त बनाना पड़ता है। आपने जो ये प्रयास किया है, भारत के अलग अलग हिस्से से साथियों को जुटाया है,
आज आपके जन्मदिन के मौके पे हम सब लोग जो यहाँ आए हैं, आपका यह प्रेम पार करके हम बहुत आह्लादित हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मुझे एक बात की और ज्यादा खुशी महसूस हुई है। विजजीत भाई की बारात जाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनके ससुराल में बहुत स्वादिष्ट पोहा बनता है, और वो पोहा जो है इनके हिसाब से दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पोहा है। बाकी धरती के किसी कोना का पोहा नहीं खाते हैं, लेकिन अपने ससुराल का पोहा जरूर खाते हैं। तो स्वादिष्ट पोहा खिलाने के लिए आपको धन्यवाद, आपके ससुराल वालों को धन्यवाद। और ये जन्मदिन का मौका है, मैं कुछ ज्यादा सियासी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आज जब हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिस व्यक्ति की विरासत को लेकर के विश्वजीत कदम भाई चल रहे हैं, और उस व्यक्ति का सामाजिक जीवन में जो योगदान है, उस योगदान की अगर हम चर्चा करना चाहते हैं, अगर हम भारतीय विद्यापीठ की चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें महाराष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति में इसका जो बीजारोपण है उसको हमको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है कि यहाँ के जितने भी समाज सुधारक पैदा हुए, जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए, जितने भी आंदोलनकारी पैदा हुए, उन तमाम लोगों ने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को महत्व दिया है तो उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया। आज का परिवर्तन संभव नहीं है। देश में महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल किसने खोला? सावित्रीबाई फुले ने खोला। आप देखिए कि लोग शायद अन्ना भाऊ साठे के गानों में, उनकी कविताओं में शिक्षा के महत्व का उजागर किया गया है। महात्मा फुले गुलामगिरी में लिखते हैं कि हमारे लिए स्कूल क्यों जरूरी है। हमारे लिए स्कूल इसलिए जरूरी है कि हमको पता चलेगा कि हमारे साथ जो शोषण होता है, जो गुलामी होती है, वो क्यों होता है और उसका निराकरण हमको कैसे करना है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए महाराष्ट्र की यह संस्कृति रही है कि तमाम समाज सुधारकों ने, तमाम जो है आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने शिक्षा पर जोर दिया है। और मैं इस बात के लिए आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपका विधानसभा महाराष्ट्र के, रूरल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रखने वाला विधानसभा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और शिक्षा के इस महत्व को कि विद्यार्थियों को कहा जाता है पढ़ने लिखने से मतलब रखो, राजनीति मत करो। क्यों ये कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी करनी है, लेकिन किसको नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी, किसको पोलियो का टीका मिलेगा, किसको पोलियो का टीका नहीं मिलेगा, किसको पेंशन मिलेगा, किसको पेंशन नहीं मिलेगा, महंगाई कम होगी कि ज्यादा होगी, राज्य का क्या दायित्व है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। और किसी इंसान को अगर गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसके सोचने की शक्ति को समाप्त किया जाता है। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। जब पकड़ा जाता है तो उसके पैर में एक लोहे की मोटी चेन डाल दी जाती है। हाथी छोटा है, बार बार प्रयास करता है, बच्चा है, और वो लोहे की मोटी चेन जो है वो उसको तोड़ नहीं सकता है। धीरे धीरे उस बड़े होते हुए हाथी के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि ये चेन मैं नहीं तोड़ सकता हूं। और जब हाथी बड़ा हो जाता है, चेन तोड़ सकता है, तब तक उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि मैं चेन नहीं तोड़ सकता हूं, और वो जीवन भर उस लोहे की चेन में बंधा रहता है, गुलामी करता रहता है। और कम शारीरिक शक्ति वाले
जो सवाल है उसके कहने पे वो चुपचाप चलता रहता है। शिक्षा वो ताकत है कि आप अपने पांव में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हैं, और जब आप पांव में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हैं तो फिर आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप प्रश्न करना शुरू करते हैं, और दरअसल वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो इस सवाल को उठने नहीं देना चाहते हैं जो सवाल हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक सवाल और मैं आपके सामने रखता हूं। कह रही है कि हम दुनिया का सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ठीक बात है, देश की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन, अकेले महाराष्ट्र की इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन। अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन है तो सबको शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। और जब सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? इस प्रश्न को आप सोचिए कि जो कहते थे कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता था, जो कहते थे कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, वही लोग आज गद्दी पर बैठ करके कह रहे हैं कि बधाई दीजिए हम चंद्रयान छोड़ दिए हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। ज्ञान के महत्व को हमको समझना पड़ेगा, और ज्ञान जब हमने प्राप्त किया है तो हमको देश की व्यवस्था को समझनी पड़ेगी, और देश की व्यवस्था में आम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हमको सवाल पूछना पड़ेगा। और जब आप सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे कि आप राजनीति करते हैं, तो उनको कहिएगा कि आप राजनीति कर सकते हैं तो हम भी राजनीति कर सकते हैं। अगर हम वोट दे करके नेता चुन सकते हैं तो हम भी नेता बन सकते हैं। यह आपका अधिकार है, यह आपका लोकशाही का अधिकार है। आज से अत्याचार हो रहा है। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है कि इस देश में किसी न किसी कोने में कोई ना कोई जवान आत्महत्या न करता हो। मैं सरकारी आंकड़ा आपको देता हूं, 1 घंटे से कम समय में इस देश के नौजवान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। अगर ये पूरा कार्यक्रम सुबह से लेकर के शाम तक चला है, 4 घंटे ये कार्यक्रम चला है, तो इस देश के किसी न किसी कोने में 4 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली होगी। आप सोच करके बताइए कि आमदार बनेंगे 5 साल के लिए, खासदार बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और गरीब और किसान का बच्चा बनेगा, आर्मी में नौकरी करेगा 4 साल के लिए। अग्निवीर के नाम पर इस देश के नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। इसीलिए आप तमाम माताओं बहनों से, खास करके पीछे जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी तरह ही मेरी माँ भी आंगनवाड़ी में काम करती है, इस देश की पीढ़ी को पढ़ाती है। हमने आपका नमक खाया है, उस नमक की कसम खा करके कहते हैं कि अगर इस देश में अत्याचार होता रहेगा, इस देश में अन्याय होता रहेगा, तो हम विश्वजीत कदम जैसे साथियों के साथ कंधे से कंधे मिला करके अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और आखिरी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप महाराष्ट्र के तमाम लोग तो महाराष्ट्र से होकर के गुजरी थी। अब जब राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है तो ये मणिपुर से शुरू हुई है, ये मुंबई में समाप्त होने वाला है। मणिपुर से क्यों शुरू हुआ है? मणिपुर से इसलिए शुरू हुआ है कि मणिपुर में लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर मणिपुर का नाम नहीं आता है। आखिरी बार प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का नाम लिया था मणिपुर के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। विजित भाई, प्रधानमंत्री आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोले ना? कोई नहीं, ईडी भेज सकते हैं हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए।
मणिपुर के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मणिपुर का नाम लिया था। जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, उनका वीडियो बनाया जा रहा था, पुलिस के हथियार लूटे जा रहे थे, नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, तो ना जय शाह के पप्पा को फुर्सत थी, ना देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत थी कि वो उस पर मुंह खोल सके। इसीलिए राहुल जी ने तय किया है, और राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया है। 2014 से लेकर के 2024 होने को है, कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया है, लेकिन भाजपा आरएसएस ने राहुल जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री हो या ना हो, लेकिन इस देश का नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। और मणिपुर से वो यात्रा इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इस देश में होने वाले अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वो आम लोगों का आंसू पोंछना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला करके उनके न्याय के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। यह यात्रा मणिपुर से चल करके 15 राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र की महान भूमि पर आएगी। और यह जो महान भूमि है, ये वो भूमि है जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी। इसीलिए हमारी यात्रा का अंत जो है वो मुंबई में होने वाला है। तो मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश के किसानों के खिलाफ होने वाले अन्याय खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि इस देश की महिलाओं पर होने वाले अन्याय खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के नौजवानों के खिलाफ होने वाले अन्याय खत्म हो और इस देश की आम आवाम के खिलाफ होने वाले अन्याय को खत्म किया जाए, तो न्याय के लिए आपको इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सब लोग अन्याय को समाप्त करना चाहते हैं? हाथ उठा करके बताइए हैं। तो मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और हमको पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे, आप तमाम लोगों को लेकर के आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल होंगे। इसी अपील के साथ, इसी आमंत्रण के साथ और एक बार फिर से आपको शुभेच्छा देते हुए और पूरे सम्मानित मंच को शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। कोहरे की वजह से फ्लाइट डिले थी, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था, लेकिन विश्वजीत सिंह होकर दिल जीत भी होता तब भी चलता, क्योंकि इन्हें दिल जीतने का हुनर आता है। जो भी एक बार विश्वजीत से मिलता है वो विश्वजीत का होके रह जाता है। मैं कभी युवक कांग्रेस में नहीं था, मैं NSUI में नहीं था, क्योंकि मैं राजनीति में आया ही 2019 में। लेकिन विश्वजीत से जिस दिन मुलाकात हुई, ऐसा लगा कि कोई अपना सा है, भाई जैसा कोई। और मैं अब तक इनको खुद से छोटा मानता था उम्र में, आज पता चला कि मुझसे 6 साल बड़े हैं। मैं बैठ के बंटी पाटिल जी से कह रहा था कि आज इस कार्यक्रम में एक काम करना है कि विश्वजीत की असली उम्र देश को बता देना है। तो बंटी पाटिल जी ने कहा कि नहीं, जाने को ये काम नहीं करना चाहिए, असली उम्र कितनी है ये कभी नहीं बताना चाहिए, एक भ्रम बना रहे। विश्वजीत मेरे भाई, आपको दिल से बहुत बधाई देता हूं। और मैं कवि हूं, शायर हूं, तो बड़ा संवेदनशील हूं। इस पूरे कार्यक्रम का जो एक सबसे खूबसूरत लम्हा है वो ये है कि मंच पर विश्वजीत का अभिनंदन हो रहा है। देश के कोने कोने से आए हुए लोग विश्वजीत की तारीफ कर रहे हैं और सामने मां बैठी हुई है और वो विश्वजीत को यानी कि अपने बेटे की प्रशंसा, अपने बेटे के किए गए कार्य सुन रही है और उसकी आंखों में जो भाव है, दरअसल उनका कोई मोल नहीं है। मैं यहां बैठी हुई विश्वजीत की माता जी को प्रणाम करता हूं। आप सब थक गए हैं, मुझे पता है। इमरान भाई, कार्यक्रम में जरूर आइए, आपका आना बहुत जरूरी में आकर सोचते हैं, ना आते तो बड़ा नुकसान होता है। बधाई आपको विश्वजीत। आज सांगली पहली बार आया हूं और एक एहसान चुकाने आया हूं। एहसान जो आपका मेरे ऊपर है, संजय दत्ता आपका है, भाई विक्रम सावंत जी का है। दोस्तों, मैं राजनीति में नहीं था, 2019 में राजनीति में आया राहुल गांधी जी के आदेश पर। और अंततः जब उन्होंने मेरी आवाज को
देश की संसद में पहुंचाने का निर्णय लिया तो उन्होंने देश के किसी और राज्य को नहीं चुना बल्कि महाराष्ट्र को चुना और मुझसे कहा कि तुम महाराष्ट्र से राज्यसभा जाओगे। मुझे यहां से प्रत्याशी बनाया। जब मैं प्रत्याशी बन के आया मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उस वक्त विश्वजीत आगे बढ़ के आए और उन्होंने कहा कि इमरान भाई ये जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है जो 22-24 साल बाद महाराष्ट्र में हो रहा है, आप चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग भाई की तरह आपके साथ खड़े हैं। और जो मुझे 44 मत प्राप्त हुए उसमें से 3 मत यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। मैं ऐसे कड़े गांव में खड़ा हूं, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का जो ये इलाका है वो यशवंतराव चौहान जी, बसंत पाटिल जी और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां से उठी हुई नाना पाटिल यानी कि क्रांति समारोह भी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका खासदार हूं, सांसद हूं, राज्यसभा में आपके राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। सांगली वालों, हम आज कोई राजनीतिक बातचीत करने के मन में नहीं है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहां आए हैं। विश्वजीत ने एक काम पूरे देश में किया है। मैं जब भी इनसे दिल्ली के गलियारों में मिलता हूं, एआईसीसी में मिलता हूं, तो एआईसीसी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, किसी भी राज्य का बड़े से बड़ा नेता हो, जब वो विश्वजीत से मिलता है तो उसके मन में विश्वजीत के लिए एक आदर होता है। ये विश्वजीत की कमाई है। विश्वजीत आपके लिए बेटे की तरह है। यहाँ न जाने कितने लोग मौजूद होंगे जिनके सामने विश्वजीत घुटनों के बल चले होंगे, उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा लोगों ने यहाँ विश्वजीत जी को। न जाने कितनी माएं हजारों हजार लोगों के साथ जाकर के यात्रा को मजबूत बनाया। अच्छी बात है कि विश्वजीत के दुश्मन नहीं है। कन्हैया कह रहे थे कि राजनीति में दुश्मन बनते हैं, दोस्त नहीं बनते हैं। दुश्मन बनने की वजह बड़ी सामान्य सी होती है। एक जुगनू था, वो बहुत चमका करता था, तो एक दिन उसने देखा कि एक सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे निगल जाना चाहता है। जुगनू भागने लगा, सांप पीछा कर रहा था। काफी देर भागता रहा, उसको लगा कि नहीं पलट के बात करनी चाहिए, तो उसने सांप से पलट के कहा कि बताओ भैया तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम जिस प्रकार के जीव खाते हो मैं उसमें से आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा ये बताओ मैंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो फिर जुगनू ने कहा ये बताओ तुम मुझे फिर निगलना क्यों चाहते हो, मुझे मार क्यों देना चाहते हो? तो सांप ने कहा यार तुम चमकते बहुत हो और तुम्हारा चमकना मुझे तकलीफ देता है। दरअसल राजनीति में चमकना ही लोगों को तकलीफ देता है, वरना दुश्मनी की तो कोई वजह नहीं है। लेकिन मैं जब भी विश्वजीत से मिलता हूं तो मुझे शकील आजमी का शेर याद आता है कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। रास्तों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। विश्वजीत लगातार चलते जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। 1,62,000 वोट से चुनाव जीते। इतने वोट में तो कई कई राज्यों में 4-5 विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, जितने से वो जीते। बधाई दूंगा मैं विश्वजीत भाई को, और विश्वजीत भाई मेरा पूरा विश्वास है, और हम सब जितने युवा साथी यहाँ आपके लिए आए हैं। देखिए ये मंच जो सजा है ना, मैं इलाहाबाद का पला बढ़ा हूं। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, उसके बगल में जो जिला है प्रतापगढ़, वहां पैदा हुआ। मैंने देखा है कि गंगा जमुना बेटे हैं। आप अपने पिता की विरासत को सिर्फ संभालेंगे नहीं, बल्कि उसे कई हजार गुना आगे लेकर के जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। कहते हुए क्या कहूं, मैं तो शायर हूं। मेरा शेर है कि ये तो एक अदा होती है, ये तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। ऐसे लोगों के जन्मदिन नहीं आते, ये ऐसे महान लोग तो अवतार लेते हैं, पता नहीं इन्होंने जन्म कैसे ले लिया। ये सच में बहुत महान बेटा है आपका भाई है। मैं इसको बहुत बधाई देते हुए एक बात ये कह रहा हूं कि आज हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहाँ पर पोस्टर भी रिलीज किया, टीजर भी रिलीज किया। मेरे भाई देश एक अलग माहौल से गुजर रहा है, और ऐसे में एक व्यक्ति अपनी विधानसभा में अपने अजीब दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी एक व्यक्ति है
जो सीना तान के खड़ा है। हम सब विश्वजीत के दोस्त हैं और विश्वजीत समेत हम सब जिसके सिपाही हैं उसका नाम है राहुल गांधी। हमने देखा है उसके संघर्ष को भी कन्याकुमारी से 6 सितंबर 2022 को जब 4000 किलोमीटर चलने का प्रण लेकर के वो व्यक्ति निकला तो मोदी जी, अमित शाह जी क्या कहते थे? शहजादा है, राजकुमार है, टूरिज्म कर रहे हैं। लेकिन आप सबने देखा कि एक व्यक्ति सड़कों पर, भारत की सड़कों पर धूल फेंकता हुआ, लोगों को गले से लगाता हुआ, लाखों करोड़ों लोगों से मिलता हुआ चलता रहा। सिर्फ एक नारा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये जो पोस्टर लगा है राहुल गांधी का, मैं कभी कभी राहुल गांधी की तस्वीरें देखता हूं या सामने बैठ के उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति का कसूर क्या है? वो व्यक्ति जिसने अपनी दादी को इस देश पे कुर्बान होते हुए देखा, सीना छलनी देखा, गोलियों से छलनी था सीना, जिसने अपने पिता के चीथड़े देखे पॉलीथीन में। आखिर इस व्यक्ति का कसूर क्या है? ये देश को जोड़ने की बात करता है, ये कसूर है इसका? ये व्यक्ति खड़ा होकर के वक्त के बादशाह की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछता है, ये कसूर है इसका? हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च करके सोशल मीडिया के जरिए इस व्यक्ति की छवि खराब करने का प्रयास, झूठ बोलने का प्रयास। लेकिन मेरे भाई, फिर भी कुछ लोग हैं इस देश में, युवा नौजवान साथी, जो पूरी ताकत से राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि जो हर जालिम से टकराई है वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये नया गांधी जो अब निकल रहा है मणिपुर से मुंबई तक के लिए, वो मणिपुर जो न्याय के लिए तरस रहा है, हम सब ने, मुझे अच्छा लगा विश्वजीत भाई के आज के इस कार्यक्रम में, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उसके सिपाही हैं, उसके कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा में भी चले थे, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी चलेंगे। और महाराष्ट्र वालों, आप पर तो इस सरकार ने दुगना जुल्म किया है, लोकतंत्र को लूटा गया है इस महाराष्ट्र में। विश्वजीत, बंटी पाटिल साहब, आपके तीनों विधायक इस बात के गवाह हैं कि आप सब कितनी शानदार महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। लेकिन क्या किया गया कि लोकतंत्र के लुटेरों ने लोकतंत्र को लूट करके एक सरकार का गठन कर दिया। दिल्ली महाराष्ट्र को डराना चाहती है, लेकिन ये महाराष्ट्र की धरती है, ये दिल्ली से न तो तब डरी थी, न अब डरेगी, न कभी डरेगी। ये महाराष्ट्र की धरती है, ये डरती नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की धरती है, ये बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, ये डरने वाली धरती नहीं है। मैं इस महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा होकर के आपका आह्वान कर रहा हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि जितना प्रेम आप विश्वजीत कदम से करते हैं, विश्वजीत कदम आपके उस प्रेम का मोल चुकाने के लिए पूरे देश दुनिया में आपका मान सम्मान लेकर के खड़े हैं। और हम दुआ करते हैं कि विश्वजीत कदम आपका मान सम्मान इसी तरह बढ़ाते रहे, क्योंकि आप जागरूक लोग हैं। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। जब यूनान फतेह किया तो यूनान की सड़कों पर वो जीत का जश्न मनाने के लिए निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक व्यक्ति चादर तान के सड़क के किनारे सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसे जोर से एक लात मार के कहा कि उठ, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना राजाओं का काम है, बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ईश्वर की दुनिया में, खुदा की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाहत गधे के हाथ में सौंप दी? तो मेरे भाई, लात तो आपको भी पड़ रही है, कभी महंगाई की पड़ रही है, कभी भ्रष्टाचार की पड़ रही है, हर तरह की लात पड़ रही है। जागिए, सवाल पूछिए, मुद्दों पे डटे रहिए। पूछिए कि आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये बताइए कि गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पास कैसे पहुंच गया? पेट्रोल डीजल जो 58 था वो
100 के पास कैसे पहुंच गया? आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर क्या नहीं महंगा कर दिया? ये धर्म की राजनीति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा खाद्य पदार्थ है मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा दी 18%। ये है इनकी राजनीति। ये फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाते हैं। ये है इनकी राजनीति। सांगली वालों, मुद्दों पर सवाल करिए। इस बात का जो राजा है ना, वो बड़ा कुछ ज्यादा ही समझदार है। आप जब मुद्दों पे सवाल पूछेंगे तो फिर वो आपको धर्म के नाम पर उलझाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये देश बहुत महान देश है। ये महाराष्ट्र की धरती बहुत महान धरती है। इस धरती से उठी हुई आवाजें पूरी दुनिया में सफर तय करती हैं। बस अंतिम बात आपसे इतना कहता हूं कि हम सारे लोग जो युवा यहाँ पर बैठे हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही बनकर के ये सोच के चल रहे हैं कि हाँ, एक मुश्किल वक्त है, लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि सारा तंत्र काम कर रहा है। सिर्फ हम एक पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम न जाने कितनी एजेंसियों के सपोर्ट वाली पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जब पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी पूछे कि जब तानाशाही चरम पर थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे, तो गर्व से विश्वजीत भी कह सके, कन्हैया भी कह सके, अशोक चांदना भी कह सके, भुवन भी कह सके, विक्रांत भी कह सके, इमरान भी कह सके कि जब तानाशाही चरम पर थी तो हम डर कर नहीं बैठे थे घरों में, हम हिंदुस्तान की सड़कों पर थे और हुकूमत की आंख से आंख मिला करके कह रहे थे कि नहीं, हम आपकी इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी आंखों में राहुल गांधी का वो नारा है कि डरो मत। मिराज फैजाबादी ने कभी कहा था कि जिंदगी रोज कोई ताजा सफर मांगती है और बेचारी थकन शाम को घर मांगती है। मुझको सूली पे चढ़ाकर भी दुखी है दुनिया, ये मेरी मौत नहीं, आंख में डर मांगती है। ये सरकार डराना चाहती है ताकि आप सवाल पूछना छोड़ दें। महाराष्ट्र को डराने का प्रयास किया गया, पूरे देश को डराने का प्रयास किया गया, तो हमें यही कहना है कि हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं। अंतिम बात कहता हूं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, एक नन्ही सी गौरैया होती है, वह छोटा सा पक्षी जो होता है, वो अपने जलते हुए घर को देख रही थी और उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, गोहुड़ के पड़ोस के जंगल में तालाब था, उस तालाब पर गई, अपनी चोंच में, नन्ही सी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी भर के आई और उस आग के ऊपर जाकर के, दहकती आग के ऊपर 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी ले आई, फिर जलती आग के ऊपर छोड़ा, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो चिड़िया बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी एक पेड़ पे, तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों नहीं कह रही है, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो सांगली वालों, उस गौरैया, उस नन्हे से परिंदे का जवाब हमारा जवाब है, हम साथियों का जवाब है। उस नन्हे से परिंदे ने कहा, गौरैया ने कहा कि मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम उस कोशिश के लिए लगातार डटे हैं, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। विश्वजीत भाई, आपको फिर से बहुत सारी बधाई। सांगली जब भी हमें आवाज देगा हम दोबारा सांगली में हाजिर होंगे, क्योंकि आपने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह दिया है, वो बहुत अद्भुत है और आपका अधिकार है मुझ पर। मैं आप सबकी दुआओं से, आप सबके दिए गए वोट से, वो कलेक्टिव वोट जब मुझे मिला तो शायद मैं राज्यसभा में पहुंचा हूं, तो आप सबका मेरे ऊपर ऋण है जो मैं सारी जिंदगी चुकाने का प्रयास करता रहूं। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। क्योंकि जाना है
इसलिए जल्दी निकल रहा हूं। अगली बार फिर आप सबसे मुलाकात होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वजीत भाई अगली बार जन्मदिन से पहले किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे ताकि हम फिर आपके बीच में आ सकें। आई को एक बार फिर से बहुत प्रणाम। एक बेटा आपने ऐसा इस देश को, सांगली को, महाराष्ट्र को दिया है जो पूरे देश में इस मिट्टी की खुशबू बिखेर रहा है। भाभी जी को प्रणाम, सबको आप सबका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सांगली जिल्हा काँग्रेस कमिटी व पलूस कडेगाव काँग्रेस कमिटी व कदम कुटुंबावर प्रेम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आज जो माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने जो सत्कार सोहळा इथे आयोजित करण्यात आला, तो सत्कार सोहळा नसून मला आशीर्वाद देणारा व माझ्या जीवनामध्ये मी जे कार्य आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने करत आहे त्या कार्याला शुभेच्छा देणारा हा सोहळा जो आहे, त्या सोहळ्याकरता उपस्थित असणारे कर्नाटकाचे कॅबिनेट मंत्री, माझे ज्येष्ठ बंधू, त्यांचा माझा गेले 15-20 वर्षाहून अत्यंत जवळचा संबंध राहिलेला आहे असे आमचे ज्येष्ठ सहकारी कर्नाटकाचे नेते आदरणीय गिरीश गुंडूरावजी, या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असणारे देशाची मुलूक मैदानी तोफ आणि राज्यसभेचे खासदार, आमचे एक जबाबदार सहकारी सन्माननीय इम्रान प्रतापगडीजी, ज्यांचं मनोगत ऐकण्याकरता आपण सगळे मंडळी उत्सुक आहात आणि ज्यांनी अत्यंत कमी वयामध्ये आपल्या वक्तृत्वाने भल्यांना बोलण्यामध्ये कमी पाडलं असे आमचे बंधू सन्मान्य कन्हैया कुमारजी, माझे ज्येष्ठ बंधू आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे नेते आणि स्वर्गीय पतंगरावजी कदम साहेबांचे एक लाडके व्यक्तिमत्व, ज्यांनी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये मला खूप आधार दिला, असे आदरणीय महाराष्ट्राचे माजी मंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटीलजी, इथे उपस्थित असणारे आपल्या सर्वांचेच मार्गदर्शक, जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते, ज्यांच्या तालमीत मी राजकारणामध्ये तयार झालो असे डॉक्टर पतंगराव कदम सोनिया सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आदरणीय मोहनराव कदम दादा, इथे उपस्थित मला शुभेच्छा देण्याकरता देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले वेगवेगळ्या राज्यांचे युथ काँग्रेसमधले माझे सहकारी आणि त्या त्या राज्यातील विधानसभेचे सदस्य, आमदार, इथे उपस्थित असणारे राजस्थानचे माजी मंत्री आणि ज्यांनी नुकत्याच राजस्थान राज्यामध्ये निवडणुकीमध्ये प्रचंड मताधिक्याने निवडून येण्याचा विक्रम केला, जे 47,000 मतांनी निवडून आलेले असे माझे तरुण सहकारी मित्र बंधू आदरणीय अशोक चामनाजी, इथे उपस्थित असणारे पुण्याचे लोकप्रिय आमदार, कसब्याचे लोकप्रिय आमदार, जी जागा गेले 25 वर्षापासून विरोधी पक्षाच्या ताब्यात राहिली, या राज्यात गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाल्यानंतर सुद्धा ज्यांनी ती जागा स्वतःच्या हिमतीवर ताकदीने काँग्रेस पक्षासाठी जिंकून आणली, ते आमचे तरुण तडफदार सहकारी सन्मान्य रवींद्र धंगेकरजी, इथे उपस्थित असणारे मध्य प्रदेशचे लोकप्रिय आमदार, तरुण आमदार, ज्यांच्या वडिलांनी देशामध्ये केंद्रीय मंत्रीपद भूषवलं आणि आज ते मध्य प्रदेशमध्ये प्रचंड मताधिक्याने नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये निवडून आले,
आदिवासी समाजाला एक प्रेरणा म्हणून असणारे आमचे तरुण सहकारी आमदार डॉक्टर विक्रांत भुरियाजी, इथे उपस्थित असणारे उत्तराखंडहून खास आलेले आजच्या या कार्यक्रमाचे आमचे तरुण तडफदार सहकारी आणि आमदार आणि तिथले विधानसभेचे उपनेते, माझ्यावर ज्यांनी युथ काँग्रेसमध्ये खांद्याला खांदा लावून काम केलं आणि उत्तराखंडच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सहकारी सन्मान्य भुवन काकरीजी, उपस्थित असणारे महाराष्ट्र प्रदेश युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष माझे धाकटे बंधू आणि आज युथ काँग्रेसमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम करणारे आमचे सहकारी कुणाल राऊतजी, इथे उपस्थित असणारे उपस्थित जिल्ह्याचे जत तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार सन्मान्य विक्रमदादा सावंत, जिल्ह्याचे युवा नेते आणि या जिल्ह्यामध्ये आज स्वर्गीय वसंतदादांच्या विचाराने आज चांगल्या पद्धतीने कार्यरत असणारे आमचे बंधू सन्मान्य विशालजी पाटील, शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्मान्य माझे बंधू पृथ्वीराजजी पाटील, शहरच्या सांगली शहराचे नेता आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे उपाध्यक्ष स्वर्गीय मदन भाऊंच्या कार्य पुढे सांभाळणाऱ्या आदरणीय जयश्री वहिनी, कुणी समाजकारणाचा राजकारणाचा वारसा घेऊन काँग्रेस पक्षाच्या विचारातून ही सगळी मंडळी गेल्या अनेक वर्षापासून त्या त्या राज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या त्या त्या जिल्ह्यामध्ये काम करत आहेत. आमच्या सगळ्यांमध्ये एक साम्य की आम्ही सगळी तरुण पिढीतली या देशाच्या समाजकारणातली आणि राजकारणातली काम करणारे कार्यकर्ते आहोत. सुदैवाने परमेश्वराची साथ असेल, लोकांचं प्रेम असेल, लोकांचे आशीर्वाद असतील, आम्हा प्रत्येकाला नियतीने समाजाची उत्तम काम करण्याची संधी याने त्या माध्यमातून दिली आणि त्याचं चीज करत ही सगळी मंडळी त्या त्या राज्यामध्ये कोण आमदार, कोण खासदार, कोण देश पातळीवर पक्ष स्तरावर असेल, कोणी मंत्री म्हणून काम केलेलं असेल, अशी मंडळी आज ह्या व्यासपीठावर या ठिकाणी मी आणू शकलो. हे केवळ माझ्यावरचं प्रेम नाही, तर या पलुसकडेगावच्या मातीतून जो तुमचा विश्वजित कदम तुम्ही तयार केला, त्या पलुसकडेगावच्या मातीवर हे कुणाच्या वडिलांनी स्वर्गीय पतंगरावजी कदम साहेबांबरोबरही काम केलेलं असेल. पतंगरावजी कदम साहेबांचं नाव हे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आहेच, पण ज्या साहेबांनी आपल्या जे त्यांनी नाव मिळवलं त्या नावाच्या माध्यमातून या सगळ्यांच्या राज्यांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबामध्ये सुद्धा पतंगराव कदम साहेबांचं नाव हे अत्यंत आदराने सन्मानाने घेतलं जात. आणि म्हणून या सगळ्या मंडळींशी जेव्हा मी युथ काँग्रेसचा अध्यक्ष महाराष्ट्राचा झालो, त्यातील बहुतांशी मंडळी ही युथ काँग्रेसमध्ये कार्यकर्ते म्हणून काम करत होते, कोण त्या त्या राज्यात काम अध्यक्ष म्हणून झाले आणि त्यातून आमची ओळख झाली, संबंध जोडले. अनेक प्रसंगात आम्ही एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी झालो. राजकीय संघर्षात आम्ही एकमेकांच्या दादांकडे काही नव्हतं, ना राजकीय सत्ता होती, ना राजकीय वारसा होता, ना आर्थिक पाठबळ होतं, पण जे होतं ते स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब, स्वर्गीय यशवंतराव मोहितेभाऊ, स्वर्गीय वसंतदादांचा विचार होता, लोकसेवेचा विचार होता. या कडेगावच्या परिसरात असणाऱ्या दुष्काळाचा प्रश्न सोडवण्याची जी जिद्द होती आणि त्या जिद्दीतून आदरणीय साहेबांनी आणि दादांनी कामाला सुरुवात केली. साहेबांनी त्या काळामध्ये धाडसाने विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि तुम्ही सगळ्यांनी भरभरून प्रेम दिलं. खूप संघर्ष मोठा करावा लागला आणि त्या संघर्षाच्या परिस्थितीतनं साहेबांना विजय देऊन या महाराष्ट्राच्या क्षितिजावर काम करण्याची संधी आपण दिली. साहेबांनी त्यांच्या कर्तृत्वाने जी साहेबांच्या मनामध्ये जिद्द होती, जी दिवस रात्र काम करण्याची त्यांच्यामध्ये हिंमत आणि क्षमता होती, ही केवळ सांगलीकरांनी पाहिली नाही तर महाराष्ट्राने पाहिली. आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये ज्यावेळेस त्यांना शिक्षण खातं मिळालं, त्या दुपारची भोजनाची लहान मुलांकरता योजना असेल, या इरिगेशन सांगली जिल्ह्याच्या महाराष्ट्राच्या नकाशावर एकही माणूस असा मिळू शकत नाही जो म्हणू शकतो की कदम कुटुंबातल्या त्या विश्वजित कदमांनी आमचं वाईट केलं किंवा आमचं काहीतरी चुकीचं केलं. एकही माणूस शोधून दाखवायचा, राजकारण सोडून. कुणाचं वाईट केलं नाही,
कुणाचं या ठिकाणी आज चुकीचं कृत्य केलं नाही. आज जे काय केलं ते आज एका संस्काराच्या माध्यमातून, साहेबांनी दिलेल्या संस्काराच्या माध्यमातून ते कृतीमध्ये आणण्याकरता या ठिकाणी दिवस रात्र काम केलं. आणि म्हणून मला आपल्याला सांगायचंय, कसली चिंता करू नका. साहेबांची पुण्यात फार मोठी आहे. त्यांच्या हिंमत आणि क्वथ उभी केलेली असेल तर ती पलूस कडेगावची माती असली पाहिजे. हे माझं या पलूस कडेगावच्या बाबतीत स्वप्न आहे. दिवस काही कार्यकर्ते पलूस कडेगावचे मला भेटत होते. मी म्हणलं मी नेहमीप्रमाणे साहेबांच्या स्मारकावर उभा राहील. ज्यांना ज्यांना वाटतं येऊन शुभेच्छा द्यायच्या, आशीर्वाद द्यायच्या, तेवढे शुभेच्छा आशीर्वाद स्वीकारेल आणि आपला दिवस नेहमीप्रमाणे या ठिकाणी ओलांडला जाईल. पुढे काय म्हणजे आज या ठिकाणी आम्हाला तुम्ही जे काही काम करताय ती सगळी मंडळी एकत्र करायचं म्हणून अनेक माझ्या महाराष्ट्रातल्या युथ काँग्रेसच्या सहकार्याने सुद्धा पुढाकार केला आणि हे काम केलं. मी कडेगाव, पलूस, सांगली जिल्ह्याच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मनापासून धन्यवाद मानतो. मैं कोशिश कर सकता हूं, उतना करूंगा. दिनेश गुंडूराव जी आज खास करके एक ही फोन कॉल किया था मैंने, एक ही, बस बात देने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए जरूर आऊंगा. कहना ये भाई मैं जानता हूं कि कल आपको इम्फाल जाना है. आप कहना आता राहुल जी गांधींनी जी भारत जोडो यात्रा काढली 3,500 किलोमीटरची कन्याकुमारी पासून ते जम्मू पर्यंत, आता त्याचं दुसरं सत्र सुरू होतं आणि आसाम मधनं ते मुंबई पर्यंत येणार आहे भारत जोडो न्याय यात्रा. हा न्याय यात्रा कशासाठी आणि कुणासाठी? देशाच्या तरुण पिढीचा बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्याकरता न्याय. ज्या आमच्या माता भगिनींचं जिथं आज सत्ताधारी माजलेले जे काही मंडळी आहेत सत्ताधारी पक्षाचे, ज्यांच्याकडून आज या ठिकाणी माता भगिनींचा इतर राज्यांमध्ये अपमान होतो, अन्याय होतो, आज त्या आमच्या माता भगिनींना न्याय देण्याकरता की न्याय अनेक ठिकाणी ते पायी चालत आहेत, पुन्हा या ठिकाणी लोकांशी संवाद साधणार आहेत आणि त्याच्याकरता ती जाणार आहे. आज त्या न्याय यात्रेची सुरुवात नकळत आपण सांगली जिल्ह्याचा आज तिचं बिगुल वाजवणार. आणि म्हणून आपल्याला सांगायचं, अशा आमच्या नेत्याला राहुल गांधीला आपल्याला आजच्या सभेत सुद्धा शुभेच्छा द्यायच्या आहेत, त्यांना सुद्धा आशीर्वाद द्यायचा आहे. आपण सगळेजण या ठिकाणी आज खूब मोटे संख्या में क्या मैं एक ही कहना चाहूंगा, आजकल के दौर में देश में कुछ अलग माहौल चल रहा है. कई लोग कह रहे कि हम इनके भक्त हैं. मैं किसी का भक्त हूं? मैं बताना चाहता हूं मैं किस व्यक्ति का भक्त हूं. मैं भक्त हूं छत्रपति शिवाजी महाराज का. मैं भक्त हूं तो अहिल्याबाई देवी होलकर का मैं भक्त हूं. मैं भक्त हूं तो लोकमान्य टिळक जी का भक्त हूं. मैं भक्त हूं तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का भक्त हूं. मैं भक्त हूं तो महात्मा ज्योतिराव फुले क्या विचारधारे का मैं भक्त हूं. अरे साहेबांनी ह्याच महाराष्ट्राच्या मातीतून गरिबीतून जन्माला आलेल्या त्या सर्व लोकांचा विचाराचं कृती अंमलात आणली. छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, छत्रपती शाहू महाराज असतील, छत्रपती या ठिकाणी आज संभाजी महाराज असतील, या ठिकाणी आज महात्मा ज्योतिराव फुले, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांनी या देशातल्या सर्व नागरिकांना समान हक्क, समान न्याय, सर्व जाती धर्मातील लोकांना समान त्यांनी या ठिकाणी पाहण्याचं आज भूमिका पार पाडली. जे साहेबांनी त्यांच्या कृतीमध्ये केलं, आज त्या विचारधारेचा मी भक्त आहे हे मला सांगताना मनापासून या ठिकाणी अभिमान. प्रत्येकाला आपल्या धर्माच्या जातीचा अभिमान आहे, पण आपल्या धर्मात आणि जातीत दुसऱ्याचा अपमान करण्याचा कधी आपल्याला शिकवलं नाही, ह्याचा सुद्धा भान आपण ठेवला पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी आज काम करत असताना आज मला अभिमान आहे की जेव्हा आम्ही ऍडमिशन देतो, जेव्हा फी सवलत देतो, जेव्हा भारतीय हॉस्पिटलमध्ये कुठला आरोग्याच्या उपचारासाठी कुठला पेशंट ऍडमिट होतो, तेव्हा आम्ही त्याला विचारतोय कुठल्या जातीचा धर्माचा. आणि यापुढे सुद्धा आमच्या कुठल्याही संस्थेमध्ये, आपल्या कुठल्याही संस्थेमध्ये हे कधी प्रश्न विचारला जाणार नाही. येईल तो माणूस, तो जर गरीब असेल तर त्याला सगळा न्याय दिला जाईल, गरीबाची फी सवलत केली जाईल, त्याला लागेल त्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार केला जाईल. हा भूमिकेतून आदरणीय पत्रकारांची कदम साहेबांनी संस्कारांनी शिकवून आम्हाला दिली. अभी कुछ दिन पहले विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचा हूं, यहां पर आया हूं क्योंकि विश्वजीत दादा हमेशा युवाओं को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं. और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, मैं भले ही राजनीति में हूं पर पेशे से मैं एक डॉक्टर, एक सर्जन हूं और अच्छे शिक्षा का क्या महत्व होता है ये विश्वजीत दादा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. मैं सबसे पहले
हमारे स्वर्गीय पतंगराव कदम जी साहब को प्रणाम करना चाहूंगा, विश्वजीत दादा की आई को प्रणाम करना चाहूंगा कि ऐसा पुत्र उन्होंने इस देश को दिया है जिससे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरा 10 देश गर्व करता है। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे आना हो तो आप कितना भी बुला ले कोई नहीं आता है। आज हम लोग इसीलिए आए क्योंकि आज ये एक राजनीतिक सभा नहीं है, ये एक परिवार बैठा है एक साथ, पूरा एक परिवार है और इस परिवार के साथ आज ये खुशी बांटने के लिए मैं आया हूं। विश्वजीत दादा, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि मैं जिसने राजनीति में काफी नाम करा है और मैंने ये भी चीज देखी है कि आपको नाम मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, शोहरत मिल सकती है, पर संस्कार अपने परिवार से ही मिलते हैं और वो संस्कार आपको मिले हैं। और इसलिए ना मुझे झुकने का शौक है, ना मुझे झुकाने का शौक है, ना मुझे झुकने का शौक है, ना मुझे झुकाने का शौक है। दिल से जो रिश्ते हैं उनको निभाने का शौक है और ये मैं आज आप सबके बीच में बोलने आया हूं। आप सब यहां पर आए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। के प्रभारी जिनको पूरे देश के युवा और बुजुर्ग सुनते हैं जब जब वो बोलते हैं, कन्हैया कुमार जी, हम सब की शान, हमारे अखिल भारतीय अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष जो सभी के दिलों में राज करते हैं, भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र बंटी भाई, संजय जगपाल जी, राजू आवले जी, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार अभी विधायक हैं भाई अशोक चांदना जी, रविंद्र धंगेर जी, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, निशान सिद्दीकी जी, आमिर शेख जी, कुणाल राउत जी, और सबसे ज्यादा मैं स्वागत करता हूं भारी संख्या में विश्वजीत भाई के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों की एक खुशकिस्मती भी है, विश्वजीत कदम जैसा विधायक जो पूरे क्षेत्र को अपने भाई की तरह मानता है, अपने परिवार की तरह मानता है, ऐसा नेतृत्व आप लोगों को यहां मिला है। मैं विश्वजीत भाई से पहली बार केदारनाथ, तो आप सब लोग जानते होंगे, 2013 में मैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। मैं उत्तराखंड में नैनीताल लोकसभा से अध्यक्ष था। विश्वजीत भाई महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे जो केदारनाथ में आपदा आई थी जिसमें लाखों लोग, पूरे देश के लोग वहां गए हुए थे और बहुत बड़ी हानि हुई थी। तब यूथ कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया था जहां सारी रोडें टूट गई थी, पहाड़ पर लोगों तक राशन, दवाई, पानी कुछ नहीं पहुंच पा रहा था। तब विश्वजीत भाई से मेरी मुलाकात हुई थी और जैसा विश्वजीत भाई का नाम है विश्वजीत, तो वही उनका व्यवहार है। जिसे एक बार मिल लेते हैं वो विश्वजीत भाई का मुरीद हो जाता है और विश्वजीत भाई के अंदर वो योग्यता अपने नाम की तरह है कि वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये विश्वास मेरे अंदर है। विश्वजीत भाई से जब से मैं मिला हूं हमें प्रेरणा मिलती है और जब आप लोगों ने 1,62,000 वोट से विश्वजीत भाई को जिताया यहां से, तब ये साबित हो गया कि विश्वजीत भाई सच में दिलों में राज करते हैं। इतनी बड़ी जीत हो पाना पूरे महाराष्ट्र में जो रिकॉर्ड वोटों से आपने जिताया, इसके लिए मैं आपको फिर बधाई देता हूं और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि विश्वजीत भाई
हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। सिर्फ इस महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में। मुझसे पहले मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बोला कि पूरे देश के युवा विश्वजीत भाई से प्रेरणा लेते हैं, इनके व्यवहार से सीखते हैं कैसे एक संदेचा निमित्त आहे. यानंतर मी विनंती करेन माननीय आमदार रवींद्र धंगेकर साहेबांना आमदार विश्वजीतजी पतंगराव कदम साहेब, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय दिनेश गुंडूराव, ह्या सदस्य मोहम्मद इब्राहिम प्रतापगडी, आमचे नेते सतीश बंटीदादा पाटील, आमिर शेख, कुणाजी राऊत, उपस्थित व्यासपीठ अनेक या ठिकाणी मान्यवर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या ठिकाणी विश्वजित दादांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेले आहेत. पण दादा जिथं संकट तिथं दादा, असं दादाचं त्याचा विश्वास वृक्ष झालेला आहे. त्या वृक्षाला खत विश्वजीत कदम, उनका जो हमारे साथ संबंध रखा है, जो प्यार और मोहब्बत हमको दिखाया है, वो हमको इधर खींच के लेकर आया. इस मंच पर हमारे एक और भाई बंटी जी भी बैठे हैं और बहुत सारे इधर नेतागण भी बैठे हैं. विश्वजीत के साथ मेरा रिलेशनशिप, संबंध कुछ 15 साल से उनका मुलाकात हुआ और इस 15 साल में हमने 15-20 टाइम मिले होंगे बस. लेकिन जब भी हम मिलते हैं उस मुलाकात में वो हमेशा मेरे ऊपर असर पड़ता था और जो भी है हमको जो मिल रहे थे लोग, जब भी इनके बारे में हम बात कर रहे थे, उनके बारे में एक जो कनेक्शन बनाता है वो परमानेंट बन जाता है. वैसा एक व्यक्तित्व विश्वजीत का है. इसीलिए आज इतना कम उम्र में, हाँ, उनका पिताजी का आशीर्वाद है, उनका माताजी भी इधर बैठे, उनका भी आशीर्वाद है उनके ऊपर, और अब सब लोगों का प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद है. लेकिन इधर अच्छा तरीके से रह सकते थे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है और उनका जो बैकग्राउंड और जो उनके लिए जो शक्ति मिला है, उसको इस्तेमाल करके आज विश्वजीत कदम ना सिर्फ सांगली का है, ना सिर्फ महाराष्ट्र का है, लेकिन आज पूरा देश में विश्वजीत कदम कौन है सबको मालूम है. माननीय खासदार माननीय अनिल कुमार, तसेच